हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन। सबसे पहले ग्रेविटेशन देख लेते हैं होता क्या है। अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड इट बाय एन अनसीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अर्थ जो है हर चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। किससे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। जबकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें दिखाई भी नहीं देता कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग कहाँ से रहा है। ठीक है, कैसा होता है तो वो हमें अर्थ जो है हर चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उसी अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन बोलते हैं। जैसे कोई एप्पल का ट्री है और उस पर एप्पल लगा हुआ है, जब वो टूटेगा तो वो एयर में ऊपर नहीं जाएगा, स्काई में नहीं जाएगा बेटा, नीचे अर्थ की तरफ ही गिरेगा। किस वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। फोर्स ऑफ अर्थ के पास एक अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिस वजह से वो खुद उसको ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो नीचे ही आकर गिरेगा। ओके, नेक्स्ट है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? इसको आपको सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है यूनिवर्सल लॉ को, क्योंकि जो भी लॉ होता है उसकी लाइन हमें सेम टू सेम एज इट इज लिखनी होती है बच्चों। तो देखो इस लॉ में क्या बोला है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो एक दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। कॉल्ड ग्रेविटेशन, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास। जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? मासिस के, प्रोडक्ट ऑफ मासिस के। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी होती है किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। जैसे मैंने दो ऑब्जेक्ट ले लिए बच्चों, एक का मास मैंने ले लिया कैपिटल एम और एक का सपोज कर लिया स्मॉल एम। इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? उसको डी से डिनोट करेंगे। उनके डिस्टेंस को डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो मैंने देखो लेट कर लिया, इसको कैपिटल एम लिखा, इसको एम लिखा। ठीक है, और डिस्टेंस जो है वो डी है। अब इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है, एक तो मैंने बोला फोर्स क्या लग रहा है दोनों के बीच में, वो प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स जो होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मासिस के होता है, प्रोडक्ट ऑफ। तो मैंने कैपिटल एम इन दोनों का मास का क्या कर लिया? प्रोडक्ट। ठीक है, अब उसने बोला ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1 अपॉन में डालना है आपको। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मैंने डिस्टेंस का स्क्वायर ले लिया। अब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रोडक्ट भी है इन दोनों का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसका भी है, तो मैंने इसको डायरेक्टली में भी लिख दिया और इन्वर्सली में भी लिख दिया। ठीक है, अब हम जब इन्वर्सली का ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट लेते हैं। तो इसके लिए कांस्टेंट क्या बनाया गया था? ग्रेविटेशनल, जिसको जी से ग्रेविटेशन था ना, ग्रेविटेशन को कैपिटल जी से ही डिनोट किया गया है बच्चों। तो हमने यहाँ इसको हटाना है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले लेंगे, तो वो कांस्टेंट हमने जी ले लिया जिसको हम ग्रेविटेशन, इसको क्या बोल, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चे ग्रेविटेशनल का? न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी रेज़ टू पावर -2। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ जी जो है वो क्या है? एक कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। और इसकी वैल्यू जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके बच्चों, ये थी हमारी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की रिलेशन। अब नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है? देखो इसके 4 या 5 टर्म्स हैं। एक तो है द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। यहाँ एक ऐसा फोर्स लगता है जो हमें अर्थ की तरफ जो है बाइंड करके रखता है। यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमें अर्थ की तरफ बाइंड करके रखता है। देखो हम अर्थ के ऊपर ही हैं बच्चों, अर्थ के अंदर ही हैं। और देखो हम यहाँ से क्यों नहीं उड़ रहे हैं, है ना, एक ही जगह पर जहाँ हम अपनी मर्जी से चल पा रहे हैं, वो किस वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, अर्थ हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ के ऊपर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है।
ठीक है, जिसकी वजह से वो हर चीज़ों को खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, देखो मून जो है अर्थ के अराउंड क्या करता है, मोशन में रहता है ना। वो भी किस वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसकी चारों तरफ घूमता रहता है, मोशन में रहता है। उसके बाद ऐसे ही प्लैनेट्स हो गए, वो भी अराउंड द सन, ऐसे ही वो भी किसी ना किसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसके, सन के अराउंड घूमते रहते हैं। द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, और जो उनके बीच का जो डिफरेंस है मून और सन का, वो भी क्या रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से वो एक दूसरे से दूर रहते हैं। अब नेक्स्ट, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का गिरना ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो पढ़ेंगे। एंड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल, ठीक है। तो क्या है इसमें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, जब हम कोई ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ ऊपर की तरफ हम थ्रो करते हैं, इट रीचेज सर्टेन हाइट, और वो कुछ हाइट तक चला भी जाता है, देन इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन टुवर्ड अर्थ, तो फिर वापस कहाँ जाता है, अर्थ की तरफ आ जाता है। किस वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इट इज़ बिकॉज द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट ऑन इट, क्योंकि अर्थ जो है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती रहती है, जिसकी वजह से वो सभी चीज़ें नीचे ही आ जाती हैं। दिस फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या हो गया, किसी अर्थ के ऊपर क्या किसका प्रभाव होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, उसी को ही क्या हम बोलते हैं, उन चीज़ों का नीचे गिर जाना, उसको क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। ड्यूरिंग दिस फ्री फॉल डायरेक्शन डू नॉट चेंज, देखो जब फ्री फॉल होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, हम उसे थ्रो करते हैं, तो फिर जब नीचे आता है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, बस क्या चेंज होता है, वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंजेस, वेलोसिटी चेंज हो जाती रहती है, विच इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसी को क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि बेटा वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी, देखो जैसे वो ऑब्जेक्ट ऊपर गया, ठीक है, तो जैसे ही वो नीचे आने लगेगा, पहले उसकी स्पीड बहुत कम होगी, और टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे वो नीचे आएगा तो उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, और वो नीचे गिर जाएगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे बच्चों, तो इस तरह जो डायरेक्शन होती है उसकी वो चेंज नहीं होती, पर वेलोसिटी जो है टाइमली वो चेंज होती रहती है, और उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। इट इज़ डिनोटेड बाय जी, इसको जी से डिनोट कर सकते हैं, और इसका एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है वही इसका क्या होता है, यूनिट होता है बच्चों। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन जी एंड जी, हमें जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो, और जी ग्रेविटेशनल फोर्स, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, वो होती है जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ये रिलेशन होती है, इसी से न्यूमेरिकल सोल्व भी होंगे, इस चैप्टर में बहुत न्यूमेरिकल यूज होंगे बच्चों, और वो इन्हीं रिलेशन से सोल्व होंगे। तो इसमें जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू आपको पता है, मैंने अभी लिखवाई आपके पास। और एम जो है वो क्या है, मास है, और आर जो है वो रेडियस है, और जी जो है वो एक्सेलरेशन है, ठीक है। और जी की वैल्यू जो है आपको वो भी गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको मास और रेडियस क्या होगा, या मास पूछ लेगा या रेडियस पूछ लेगा, ठीक है, और ये दोनों वैल्यू आपको गिवन होंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी, ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है। तो इट्स वैल्यू इज 6.67, ये वैल्यू आपको पता है, मैंने लिखवाई है फर्स्ट टॉपिक सेकंड टॉपिक में ही। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू ये होती है, और एक्सेलरेशन की जो मैंने स्मॉल जी की वैल्यू आपको बताई है वो होती है जी 9 × 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों, और ये की वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये आपको पता है एक्सेलरेशन के बारे में। इट्स वैल्यू रिमेन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है, ऑलवेज एंड एवरीवेयर, हमेशा सेम रहती है और हर जगह रहती है। इट्स वैल्यू वेरीज एट वेरियस प्लेसेस, इसकी जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है, जैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो हम जैसे यहाँ अर्थ पर जो आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो अलग मिलेगी, और मून पर अलग मिलेगी बच्चों। इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका यूनिट ये होता है और इसका यूनिट ये होता है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। अब देखो कोई चीज़ है उसका मास जो है और वेट जो है
वो कैसे एक दूसरे से अलग है। कोई जैसे चीज़ है हमारे पास, ठीक है, वो मान लो 40 kg की है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसका मास हो गया। तो वो कहीं भी आपको उसको रख के मेज़र कर लो, वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है बच्चों। और वेट क्या होता है, वेट हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके अंदर वेट क्या है बच्चों, जैसे कोई ऑब्जेक्ट 40 kg का है और वो किसके ऊपर है, अर्थ के ऊपर है, और अर्थ में जो है, अर्थ जो है उसको कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ खींच रही है, तो वो उसको 4 इतना ही केजी का अट्रैक्शन, इतना ही उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना केजी का ये ऑब्जेक्ट है उतना ही उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना पड़ेगा उसको अपनी तरफ खींचने के लिए, अर्थ को अपनी तरफ खींचने के लिए। तो उसने जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया अर्थ ने, वो ही उसका वेट होगा, ठीक है, वो ही वेट होता है। तो देखो पढ़ लेते हैं पहले बच्चों, मास द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की टोटल क्वांटिटी जितनी होती है उसको बोलते हैं उसका मास, ठीक है। तो और इसमें क्या होता है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, जितने भी ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है उस ऑब्जेक्ट को, वो उसका होता है वेट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है, विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड बट नो डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड होगा पर डायरेक्शन नहीं होगी। वेट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड दैट दस इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो बच्चों, वो जो है ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर है, ठीक है, वो उसको अर्थ कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रही है, वो उसका क्या होता है, क्या होता है, ग्रेविटी, वो होता है उसका वेट। अब देखो हम चले गए मून पे, अब मून पे क्या करेंगे, हम जब खड़े होंगे ना, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत ही कम, कहाँ चले गए, मून पर, वहाँ कम अट्रैक्शन, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत कम मिलेगा, ठीक है। तो हम हवा में थोड़ा इससे ऊपर कुछ डिस्टेंस पर हवा में उड़ते रहेंगे, जब तक हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम मून के ऊपर हम खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। तो हमें कुछ ना कुछ किसकी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम होता है, तो हमारी डायरेक्शन जो होगी वो कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। हवा में जब हम मूव कर रहे हैं तो हमें कोई ना कोई डायरेक्शन मिलेगी और हमारा मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन कॉन्टैक्ट एट ऑल प्लेसेस, कॉन्स्टेंट आएगा यहाँ पर, रिमेन कॉन्स्टेंट, जो हमारा वेट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। ये तो नहीं हम आज यहाँ नीचे हैं तो हमारा यहाँ वेट मास जो है वो कम होगा, और हम फिर छत पर चले गए, हमारा मास जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, जबकि वेट जो होता है हमारा अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग रहता है। अगर हम मून पर चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको अपना वेट जो है वो अलग मिलेगा, मतलब मून जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वहाँ क्या लगाएगी, कम लगा पाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, इसलिए हम वेट को किस में मेज़र करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम वेट बोलते हैं, जो इस फोर्स से वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वेट अलग अलग मिलेगा, इसलिए डिफरेंट प्लेसेस पर बोला गया कि अलग अलग मिलता है, मून पर अलग मिलेगा आपको और अर्थ पर अलग मिलेगा। ऐसा यूनिट इसका केजी होता है बच्चों, मास का तो आपने पढ़ा ही है, केजी होता है, और इसका क्या होता है, न्यूटन होता है। बताओ क्यों, इसका जो ऐसा यूनिट होगा वेट का वो न्यूटन होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के ऊपर है और उसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कितने फोर्स से, तो वही उसका क्या होता है, वेट होता है। तो फोर्स की बात हुई है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कितना फोर्स लग रहा है, तो हम इसको न्यूटन में ही मेज़र करेंगे। उसके बाद है फिफ्थ, मास ऑफ अ बॉडी कैन नेवर बी जीरो, मास जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जैसे 40 kg का मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया, क्या वो जीरो हो जाएगा, खुद से नहीं होगा। और इसमें जो है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम जीरो इफ़, अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गई तो ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा क्या है, इसका m मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास का m इज इक्वल टू वेट बाय ग्राम, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है w इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन,
ठीक है। जी, इसमें जी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे टॉपिक। आपको मैंने हाफ चैप्टर करा दिया है, हाफ चैप्टर बचा हुआ है और उसकी एक्सरसाइज वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। आज के लिए बस इतना ही।